ओके, समझ में आ रहा है। चलो, हम लास्ट टाइम हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ चुके थे। तो हेनरी लॉ हमें क्या समझाता था कि जो हमारा सॉल्वेंट है, द्रावक है, उसमें हम जो सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं द्रव्य, वो हमें किस में लेना है, गैसियस स्टेट में। उसके ऊपर कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर है या फिर उसका लॉ क्या था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी हम राउट लॉ के बारे में बात करेंगे। राउट लॉ ने सबसे पहले किसके बारे में बात की, तो राउट लॉ ने लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि प्रवाही द्रावण, जैसे कि आपको पता है हम लास्ट वीडियो में लिक्विड सॉल्वेंट ले चुके थे, बराबर। और हम जब ऐड करते थे सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यानी कि द्रव्य जो था हमारा गैसियस स्टेट में था। यहां पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम गैसियस स्टेट की बात नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है। हम किसकी बात करते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट या वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। वॉलेटाइल सॉल्यूशंस, तो वॉलेटाइल सॉल्यूशन को गुजराती में क्या बोलते हैं हम, बाष्पशील द्रावण। तो सबसे पहली चीज कि वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, यानी कि बाष्पशील द्रवण या फिर बाष्पशील सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, लाइक मैं एग्जांपल आपको दूं तो इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले बात हम पेट्रोल की करते हैं। आप कभी पेट्रोल भरवाने तो गए होंगे, बट नहीं गए हो फिर भी आपने पेट्रोल तो देखा ही होगा कि जब वो पेट्रोल डालता है, बराबर, या फिर बोला जाता है कि पेट्रोल को खुला नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, तो वहां पे क्या होता है, देखो पेट्रोल कौन से फॉर्म में होते हैं, तो हम सभी लोग यही बोलेंगे भाई लिक्विड प्रवाही फॉर्म में होता है। तो चलो मान लो ये मैंने पेट्रोल लिया है, तो ये प्रवाही लिक्विड स्टेट में तो है, देखो, बट उसके कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड में तो है, बट फिर भी कुछ मॉलिक्यूल कैसे होंगे, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होंगे। किसमें होंगे, गैसियस फॉर्म में, यानी कि वायु अवस्था में होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या था, वॉलेटाइल सॉल्वेंट हम किसको बोलते हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कि जो हमारा लिक्विड फॉर्म तो है बट उसके साथ साथ उसके पास गैसियस फॉर्म भी है। वो कुछ पार्ट है जो लिक्विड है, कुछ पार्ट है वो गैसियस स्टेट में, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूशन या फिर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। समझ में आ गया। यहाँ पर वॉलेटाइल यानी कि बाष्पशील का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट या फिर वॉलेटाइल सॉल्यूशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट में कौन कौन या वॉलेटाइल सॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम सबसे बहुत ही अहम जो हमारा टॉपिक है, राउट्स लॉ, जैसा कि वॉलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में राउट लॉ ने सबसे पहले बहुत मजेदार बात बताई, और उसके दो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल यानी कि ऐसा कंपाउंड कि जो गैसेस स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और ऐसा कंपाउंड कि जो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, अदरवाइज हम बाहर से जो ऐड करते हैं वो गैस में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चलो वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में आप समझ चुके हो। चलो नेक्स्ट, अभी कौन कौन से फैक्टर है जो वॉलेटाइल सॉल्यूशन के पर अफेक्ट करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। क्या हम समझ रहे हैं, सॉल्वेंट है मेरे पास, जो कि मेरे पास लिक्विड स्टेट में, बट उसके कुछ वेपर यहां पर समझो गैसियस स्टेट भी है, देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम, वॉलेटाइल, है ना, वॉलेटाइल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, प्रेशर। मैं वैसे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें हम टेम्परेचर देते हैं बाद में प्रेशर बनता है। मैं ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे सॉल्वेंट के बारे में बात करता हूं कि हमको लिक्विड स्टेट में दिखाया जाता है, बट फिर भी उसमें कुछ वेपर होते हैं या फिर कुछ वाष्प होती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में वीपी लिखूंगा, बराबर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, वाष्प दबान। क्या होता है, वाष्प दबान। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट था, जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वो उसका जो लिक्विड स्टेट है उसमें से कुछ पार्ट हमारे पास गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट की वजह से वो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर कब हाई होगा, कब लो होगा, समझ में आ रहा है। और वेपर प्रेशर यहाँ पे जो बनता है उसके पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कि असर करता परिबल। समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज है हमारे पास टेम्परेचर। ध्यान रखना है, जब जो हम आगे पढ़ चुके हैं और अभी जो पढ़ रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन पैदा कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। हम हेनरी लॉ के बारे में, वहां पे जब हम गैसेस स्टेट, यहाँ पर हम गैसेस मॉलिक्यूल ऐड करने का सोच रहे थे, गैसेस मॉलिक्यूल को अंदर डिसॉल्व करने के बारे में बात कर रहे थे हेनरी लॉ में,
तब क्या हुआ था, हम नीचे टेम्परेचर हीट कर रहे थे यहाँ से, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल थे बाहर जा रहे थे, समझ में आ रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। मैं यहाँ पर ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो खुद लिक्विड और गैस में प्रेजेंट है, और गैस की वजह से यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलो यहाँ पर ध्यान रखो, सबसे पहले यहाँ पर लिक्विड स्टेट है, फिर भी कुछ गैसेस मॉलिक्यूल है। अब खुद से लॉजिक लगाओ, यहाँ पर मैं टेम्परेचर दूं, क्या दूं मैं, टेम्परेचर। तो चलो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि तापमान उसमें अप्लाई किया, तो क्या होगा, चलो यहाँ पर ध्यान, कुछ लिक्विड सॉल्यूशन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट थे, बट यहाँ पर जो बाकी बचे हैं वो सारे लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर जो पहले था, उसके बाद में जब हमने टेम्परेचर दिया, उसके बाद में वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप सोच रहे हो सर ये कैसे याद रखें, एकदम सिंपल सी बात है यार, आप लोग चाय पीते हो कि नहीं पीते हो, सुबह में चाय नहीं पीते हो, कॉफी पीते हो नहीं पीते हो, बनाते नहीं हो, फिर भी देख लो एक बार, जब सुबह में चाय बनती है बराबर, तो वहां पे क्या होता है, जब हम पानी के साथ दूध वगैरह ऐड कर देते, तो सबसे पहले आप वहां पे बर्तन पे वैसे ही रखो और देखो चाय बनती है, नहीं बनेगी। तो हम जब उसको टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, उबलने के बाद वहां पे वेपर प्रेशर यानी कि प्रेशर वहां पे जनरेट होता है। तो टेम्परेचर देने से यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में से गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा इंक्रीज हुए, और वेपर प्रेशर हमारा वीपी वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। तो वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उत्कलन बिंदु। समझो यहाँ पर सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, उत्कलन बिंदु किसको बोलते हैं, वो समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, कुछ बच्चों को वो पता नहीं होता, बाद में क्लियर नहीं होता। देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जो हमारा लिक्विड स्टेट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बारे में बता दो। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, कोई हमारा कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में, कौन से स्टेट में, सॉलिड घन अवस्था में। अभी मैंने उसको टेम्परेचर दिया, तो वो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में से लिक्विड में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, गलन बिंदु। बट हमारे पास लिक्विड स्टेट है, देखो यहाँ पर, और वो जब गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जब हमारा गैस में कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उत्कलन बिंदु। तो उत्कलन बिंदु कैसे अफेक्ट करता है, तो जिसका उत्कलन बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जिसका लोअर होगा, कैसा होगा, लोअर, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा बच्चों, हायर होगा। और जिसका वेपर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, लोअर होगा। ध्यान रख लो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं बराबर। मान लो कि मेरे पास एसीटोन है, इथेनॉल है, कुछ भी कंपाउंड है मेरे पास, एसीटोन का मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस है, और कुछ ऐसा कंपाउंड है मेरे पास जिसका 80 डिग्री है सेल्सियस, समझो, तो 60 डिग्री पे सबसे पहले बॉइल होगा, तो 60 डिग्री वाला का वेपर प्रेशर सबसे पहले क्या होगा, हायर होगा। समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ। तो चलो बॉइलिंग पॉइंट में क्या समझा हमने, जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा लोअर होगा वेपर प्रेशर हायर होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा वेपर प्रेशर कैसा होगा, लोअर होगा। चलो उसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मैं क्या बोलूं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझो यहाँ पर FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, अंतराणीय आकर्षण बल। अंतराणवीय आकर्षण बल, उसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मान लो कि हमारे पास डाइमिथाइल ईथर है और एक है हमारे पास इथेनॉल। तो यहाँ पर दोनों में देखो, डाइमिथाइल ईथर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, लोअर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। और यहाँ पर इथेनॉल जो है हमारा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसीलिए इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरफ ध्यान रखो। मानो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें देखो यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल थे वो इतने थे हमारे पास, समझो यहाँ पर ये दोनों जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल है, मानो एक दूसरे के एकदम कैसे नजदीक है। देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अंतराणीय आकर्षण बड़े, वो सबसे ज्यादा है। और दूसरा मेरे पास सॉल्वेंट है, उसमें क्या है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो कम है। तो आप खुद से सोचो यहाँ पर कि ये दोनों जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, देखो डेली लाइफ के रिलेटेड अभी सोचो, दो लोग आपस में जो मिलते हैं बराबर, आप मान लो पति पत्नी मान लो, आप लवर मान लो, जो भी मानना है मान लो,
जो दोनों कंबाइन एक साथ होते, बहुत नजदीक एक दूसरे के करीब होते, वो इजीली ब्रेक नहीं होते, समझो। तो यहाँ पर इजीली ब्रेक नहीं होगा यानी कि वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा इजीली, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस देखो, एक वहां, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के बहुत दूर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, तो यहाँ पे वो पहले से वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या पता चला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, प्रबल यानी कि स्ट्रांग होगा। तो वहां पे हमारा जो वेपर प्रेशर है, वहां पे वेपर प्रेशर कैसा होगा, हमारा लोअर होगा। समझना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से लिखना, आप लोग होमवर्क अच्छे से करना, टेक्स्ट बुक में ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखो, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, वहां पर वेपर प्रेशर कैसा होगा, हमारा लोअर, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, देखो। और यहाँ पर जो हमारा वेपर प्रेशर वीक है, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है यानी कि निर्बल है, वहां पर हमारा वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, हायर रहेगा। चलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने जो अभी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, बराबर, जिसमें मैंने पढ़ाया वो 3 टॉपिक थे मेरे, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और एक लास्ट जो टॉपिक है वो समझना बहुत जरूरी, यहाँ पर ध्यान रखो। चौथा जो है हमारा 4th नंबर का वोलेटाइल सॉल्यूट के पर, वो है हमारे पास प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, बराबर, शुद्धता, शुद्ध द्रव या फिर शुद्ध द्रावक मान लो आप, या फिर शुद्ध द्रावण मान लो। तो प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट वो कैसे अफेक्ट करता है, यहां पर ध्यान रखो। मानो कि मेरे पास यहां पर एक सॉल्वेंट है, मानो एक सॉल्वेंट है, प्योर जो सॉल्वेंट है उसके जितने गैसेस मॉलिक्यूल है यहाँ पर वो सब है। और एक जो मेरे पास सॉल्वेंट है यानी कि जो द्रावक है, उसमें मेरे इम्प्योर है, मानो ये प्योर है मेरे पास, शुद्ध है, यानी कि शुद्ध द्रावक है मेरे पास, सॉल्वेंट है, समझना फटाफट। और यहाँ पर इम्प्योर है, तो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट के गैसेस मॉलिक्यूल थे वो देखो बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पर जो अब हमने ऐड किया है कुछ अंदर, तो मानो कि यहाँ पर ये दूसरा कुछ है, इम्प्योरिटी देखो, मैं इम्प्योर फॉर्म बता रहा हूं। तो यहाँ पर जितने हमारे गैसेस मॉलिक्यूल थे, बट यहाँ पर उतने गैसेस मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पर जितने गैस में कन्वर्ट होने चाहिए उससे कम कन्वर्ट हो गए, किस में, जो इम्प्योर है। यानी कि प्योर जो था हमारा, आप मान लो सिर्फ पानी उबालो, पानी सिर्फ गर्म करो और उसके अंदर कुछ ऐड करने के बाद उसको उबालो, उससे गर्म करो, तो चलो दोनों में वेपर प्रेशर हाई सबसे पहला किस में होगा, किस में होगा, पानी में होगा, यानी कि वाटर में होगा। तो वो हमें क्या बताता है यहाँ पर कि प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारा प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसका वेपर प्रेशर बच्चों कैसा रहता है, हाई रहता है। और जो इम्प्योर फॉर्म में होता है उसका वेपर प्रेशर कैसा होता है, लोअर होता है। चलो समझ में आ गया कि नहीं आया। वाष्प दबान जो प्योर होता है उसमें ज्यादा होता है और इम्प्योर होता है उसमें कम होता है। चलो यहाँ पर हमने सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं। उसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वोलेटाइल सॉल्वेंट के पर हम 2 थियरी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वो दोनों में बाष्पशील और अबाष्पशील दोनों के पर राउल्ट ने थियरी दी। किसने दी बच्चों, राउल्ट ने। तो राउल्ट ने सबसे पहले वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में क्या पढ़ाया, उसमें से सबसे पहला केस था वोलेटाइल। तो मैं वोलेटाइल के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, बराबर। चलो देखो यहाँ पर केस 1 वोलेटाइल सॉल्यूशन, बाष्पशील द्रावक। देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले केस 1 और केस 2 दोनों के बारे में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे होगा क्या कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा और पढ़ने में थोड़ा आसान रहेगा। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे सॉल्यूशन, अभी हम सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं करें, वोलेटाइल सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, द्रावण का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स होते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, द्विअंगी द्रावण जिसमें 2 ही होता है, समझो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो यहाँ पर ध्यान रखो। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि एक तो हमारा देखो वोलेटाइल सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, यानी कि जो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, द्रव्य और द्रावक जो दोनों है, दोनों के दोनों हमारे कैसे रहेंगे, वोलेटाइल रहेंगे। कैसे रहेंगे, वोलेटाइल। चलो एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पर ध्यान रखो। सबसे पहले चाय और दूसरी बात है आप जो चावल पकाते हो, खिचड़ी जो बनाते हो, बराबर, दोनों के एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान रखो। एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल, दोनों में क्लियर डिफरेंस बता देता हूं आपको और उसमें समझना क्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले जब एक पानी लेंगे
उसके वो वॉलेटाइल हम जब उसको हीट करेंगे, समझो वो वेपर प्रेशर जनरेट होता है उससे, वो वाला नहीं बता रहा हूँ मैं, पेट्रोल वाला एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर समझो। तो उसमें मैंने मानो कि सबसे पहले मैंने 10 ml लिया, तो 10 ml मेरे पास क्या था, वाटर था। उसमें मैंने सॉल्यूट मानो कि मैंने दूध, चाय, चीनी कुछ भी ऐड किया, समझना है आपको सिर्फ। चलो दूध ऐड किया अंदर मैंने, तो 10 की जगह मैंने कर दिया उसको 20 ml। तो 20 ml करने के बाद अभी मैंने उसको हीट किया। तो सबसे पहले जो था मेरे पास पानी था, पानी का मैं वेपर प्रेशर देखूं तो कोई कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर मैंने दूध ऐड किया तो दोनों वेपर में कन्वर्ट तो हो गई। तो दोनों ऐड करने की वजह से एमएल हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि उसका वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर बना, वो वॉलेटाइल सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर बढ़ा, वो वेपर प्रेशर कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी कि जो सॉल्यूशंस यानी कि जो द्रवण बना उसका वाष्प दबान क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और अब हम क्या बात करते हैं, नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जब खिचड़ी पकाते हैं बराबर, यानी कि जब चावल पकाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखो। तो बनाते समय क्या करते हैं हम, सबसे पहले पानी को हीट करते हैं। मानो आप देखे होंगे आपने, कई शादियों में भी कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़ा सा बर्तन लेते हैं उसमें पानी ऐड करते हैं। चलो पानी हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया और पानी थोड़ा उबल भी रहा है, बराबर, वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी कि प्रेशर जनरेट हो रहा है, समझो गैसेस मॉलिक्यूल की वजह से। अभी हमने उसमें, वहां पर हमने दूध ऐड किया था, यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखो चावल ऐड कर रहे हैं। तो चलो कभी आपने ऐसा देखा है कि चावल ऐड करने से चावल वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है, देखा है ऐसा? तो नहीं देखा। तो यानी कि जो चावल हमारा सॉल्यूड हमने अंदर ऐड किया वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम उसको मानेंगे नॉन वॉलेटाइल। समझना है इसे, नॉन वॉलेटाइल। तो चलो जब हमने पानी हमने गर्म किया था, उसका वेपर प्रेशर जनरेट था, बट हमने उसमें चावल ऐड किया, तो जो वेपर प्रेशर था, जो पानी की हीटिंग एनर्जी थी, वो एनर्जी अब कौन लेगा, जो हमारा सॉल्यूट चावल है वो ले लेगा। यानी कि हमारा वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम वॉलेटाइल सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट में जब हमने वॉलेटाइल ऐड किया तो इंक्रीज हुआ, बट जब हमने सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल ऐड किया तो वेपर प्रेशर, वाष्प दबान क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। चलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो यहाँ पर ध्यान रखो, सबसे पहला केस था हमारा वॉलेटाइल सॉल्यूशन यानी कि वाष्प दबान। वही बच्चों आपको समझना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखो मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया, राउल्ट लो का फर्स्ट केस है, सॉल्वेंट ले लिया। यहाँ पर मानो उसका कोई हमने बोल दिया ए लीटर है हमारे पास, यहाँ पर मैंने कोई दूसरा लिया जिसको मैं बोलता हूँ बी, और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। समझो, इसका प्रेशर जनरेट होता है, इसको हम बोलते हैं पी है, और इसका वेपर प्रेशर है, इसको हम बोलते हैं पीबी। चलो यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल हमारे पास सॉल्वेंट है उसके देखो इतने हैं, और जो सॉल्यूट है देखो दोनों को मैं अलग तरीके से डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल ज्यादा बताया, यहाँ पर मॉलिक्यूल कम बताया, बट है दोनों वॉलेटाइल, है दोनों वॉलेटाइल। चलो यहाँ पर हमारा जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और वॉलेटाइल सॉल्यूट है, दोनों को मिक्स करके मैं वॉलेटाइल सॉल्यूशन बनाता हूँ, जो कि हमारा फर्स्ट केस है राउल्ट लो। चलो यहाँ पर मैंने एक को और दोनों को यहाँ पर एक बड़े से बीकर में ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो ए का मॉलिक्यूल था उसकी जगह हमारे पास बी आ गया, देखो दोनों ऐड हो गए। तो यहाँ पर जो पी ए था हमारा, उसका जो वेपर प्रेशर था वो सॉल्यूट को ऐड करने के बाद देखो इसके मॉलिक्यूल कम हुए कि नहीं हुए, जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पर कम हुए कि नहीं हुए। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बना, जो हमारा सॉल्यूशन बना उससे ज्यादा हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर होता है। समझ में आया? जो प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट मैंने समझाया था वही आपको यहाँ पर समझना है। शुद्ध द्रावक जो होता है उसका वेपर प्रेशर, वाष्प दबान ऑलवेज बना हुआ द्रावण से ज्यादा ही होता है। समझ में आया? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ जो प्रेशर है वो कौन ले लेता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आते हैं। चलो समझ में आ गया? तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं और वेपर प्रेशर की बात करूँ, पीडी यानी कि टोटल वेपर प्रेशर। समझो यहाँ टोटल वाष्प दबान हमें समझना है तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों की वजह से वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। वो बात अलग है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा गैस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पीटी इज इक्वल टू क्या मान लेना है, पी ए प्लस पीबी। चलो पी ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, देखो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, बट राउल्ट्स लॉ में जो हम अभी केमिकल यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर जो पीए का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा बच्चों, पीए यानी कि वेपर प्रेशर जो ए में है वो कितना होगा। चाय का वेपर प्रेशर था समझो, या फिर पानी का वेपर प्रेशर था, वो कितना होगा, तो कि जितना हमने पानी लिया है, हम 10 लीटर पानी लेंगे
तो 10 लीटर के हिसाब से वो वेपर प्रेशर जनरेट होगा। हम 20 लीटर लेंगे तो 20 लीटर के हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है? वो हम यहाँ पर कितने लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हमने उसके यूनिट पढ़े थे। तो यहाँ पर राउट ने कौन सा यूनिट चूज किया, समझो मोल फ्रैक्शन वाला यूनिट चूज किया, जैसा कि हम हेनरी लो में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो एक मोल फ्रैक्शन होगा XA और B का होगा XB। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों का हम वेपर प्रेशर ले ले। तो यहाँ पर मैं बताना भूल गया यहाँ पर कि A का जो वेपर प्रेशर होगा वो PA डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में होगा, XA। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी कि PA जो A सिस्टम का वेपर प्रेशर है वो XA मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, यानी कि मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। समझ में आ गया? और दूसरी बात B की बात करता हूं मैं, PB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। चलो समझ में आ गया। यहाँ पर अभी हम PT की बात करें, देखो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। उसका मतलब क्या होता है, PA0 का देखो पार्शियल प्रेशर जो होता है हमारा, बराबर, अंशतः। देखो PB का क्या हो रहा है यहाँ पर, PB0 इंटू XB, दोनों को इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। चलो समझ में आ गया। यहाँ पर देखो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। जो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा PA0 PB0, समझो यहाँ पर जो A में जो प्रेशर जनरेट होगा कितना होगा, तो जितना मोल हमने ऐड किया, जितना मोल फ्रैक्शन, यानी कि जितना हमने पानी लिया, जितना भी हमने पेट्रोल लिया, वो क्या कितना लिया, तो हमें यहाँ पर कुछ यूनिट में लिखने हैं। तो यूनिट हमने कौन सा यूज किया, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, मोल फ्रैक्शन, जैसा कि हमने हेनरी लो की बात की थी, हेनरी लो में मोल फ्रैक्शन लिया था। तो यहाँ पर भी हम मोल फ्रैक्शन की बात, बच्चों याद रखना है कि जो हमने हेनरी लो और राउट लो दोनों पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा यूनिट यूज किया गया है, मोल फ्रैक्शन। जब हम आगे पढ़ेंगे, बराबर, बॉइलिंग एलिवेशन पॉइंट वो सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें दूसरा यूनिट यूज होता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों का किसे एडिशन करके किसा बनाया जाता है। देखो, तो टोटल प्रेशर की बात करूं मैं, क्या होगा, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। चलो PA और PB का वैल्यू क्या मिला हमें, PA0 इंटू XA, PB0 इंटू XB। चलो यहाँ पर PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। समझो यहाँ पर किसी बच्चे को कभी रट्टा लगाना नहीं है, जो है वही इस तरह से आता है, बराबर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके आप वीडियो को प्ले करके फिर से देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो और इसको रिपीट करते रहो, बराबर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। अभी यहाँ हमारे पास PT इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन मिला है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर किसी भी एक XA या XB की वैल्यू हम उसको इसमें पुट करेंगे या रखेंगे, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये किस तरीके से मिलता है हमें, जो हम मोलारिटी नॉर्मलिटी जो भी हमारा यूनिट होता है वो हमारा 1 मोलर में बनाते हैं, बराबर। तो XA प्लस XB यानी कि सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों मिला के हमारा 1 मोलर ही बनेगा। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम किसी भी एक की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। समझो यहाँ पर मान लो कि PA और PB0 दोनों में से सबसे ज्यादा, एक बार मान लो कि PA0 की वैल्यू कैसी है, हायर है, PA0 का प्रेशर कैसा है, हायर है। चलो इसको हम आगे लिखते हैं। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर बराबर PA0 इंटू XA। मानो कि PA0 की वैल्यू PB0 से कैसी है, ज्यादा है, बराबर। यानी कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा उसकी सॉल्यूट से वेपर प्रेशर कैसा है, हायर है। चलो प्लस PB0। चलो यहाँ पर मैं XB की वैल्यू रखूंगा तो XA इज इक्वल टू क्या आएगा, XB की जगह पर XB। गलत किया मैंने, XB की जगह हमारा क्या आएगा, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो यहाँ पर यह आएगा, यानी कि XB अगर हमें जानना हो, बराबर, तो XA और XB दोनों का वेपर प्रेशर है। सिर्फ XB जानना हो तो 1 में से क्या माइनस करना है हमें, XA। अगर XA का जानना हो तो 1 माइनस XB। समझ में आ गया? चलो यहाँ पर 1 माइनस XA में यहाँ पर रख देता हूँ 1 माइनस XA। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से थ्रू आप पढ़ सकते हो कि PA0 इंटू XA प्लस, बराबर, PB0 इंटू 1 यानी कि PB0 माइनस PB0 इंटू XA इंटू XA। यहाँ पर देखो इस टर्म में दोनों में हमारे पास XA कॉमन है, तो किस तरह से लिखेंगे हम, PB0, बराबर। अभी देखो PB0 सबसे पहले लिख दिया मैंने, अभी दोनों में से XA कॉमन है, तो किस तरह से कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर PXA हमारा कॉमन इन ब्रैकेट PA0 माइनस PB0। देखो लिखने के बाद एक बार फिर से आप
इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एक्स ए इंटू पी ए जीरो, देखो प्लस पी ए जीरो इंटू एक्स ए प्लस माइनस माइनस पीबी जीरो इंटू एक्स ए, समझ में आ गया। तो अब हमारा ये टर्म राइट है बराबर। तो पी टोटल प्रेशर जो हमें मिला उसका इक्वेशन हमें क्या मिला, देखो पीबी जीरो प्लस एक्स ए इन ब्रैकेट पी ए जीरो माइनस पीबी जीरो। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे इसको। एक होमवर्क आपको खुद से करना है, यहाँ पर मैंने लिया था पी ए जीरो ज्यादा, अब आपको पीबी जीरो ज्यादा लेके क्या करना है, एक्स ए की वैल्यू इनपुट करनी है यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी। तो इसका भी आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो, देखो दोनों में चेंज किया आएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अभी आपने क्या किया है, इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक में कुछ बुक में डायरेक्ट ही दिया गया है, तो किस तरीके से देते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान रखो कि पी ए जीरो ज्यादा लिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा पीबी जीरो, यानी कि पी ए जीरो ज्यादा है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स ए ही मिलना है हमें, क्योंकि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो एक्स भी मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर अब जब पीबी जीरो ज्यादा लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर पी ए जीरो प्लस एक्स बी इन ब्रैकेट पीबी जीरो माइनस पी ए, समझ में आ गया। चलो ये 4th नंबर का इक्वेशन हमारा हो गया। ये हमको डिराइव करना होता है जब राउट लो फर्स्ट केस पूछा जाता है वॉलेटाइल सॉल्यूशन में, तब हमको ये करना रहेगा। उसके बाद उसका ग्राफ भी हमें प्लॉट करना है। ग्राफ इसलिए प्लॉट करना है कि आपको अगर जीनेट पूछे जाते ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लिए या फिर बोर्ड में जो हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको करने हैं, तो अभी जो पढ़ाऊंगा ग्राफ जो करना है वो ग्राफ करना है बराबर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो ग्राफ किस तरह से होता है। यहाँ पर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, देखो ये इक्वेशन को आप जानते हो जिसमें पी ए जीरो हमने ज्यादा लिया, पीबी जीरो ज्यादा लेने के बाद कौन सा इक्वेशन मिलता है वो आपको खुद से करना है और उसका ग्राफ भी आपको खुद से प्लॉट करना है। यहाँ पर ध्यान रखना ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पर मैं प्रेशर ले लूँ, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बराबर एक्स ले लिया। चलो यहाँ पर हमें सबसे पहला पी ए का वैल्यू मिला, जो इक्वेशन मिला था क्या मिला था, पी ए जीरो इंटू एक्स ए, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर मैं एक्स ए की बात करता हूँ, एक्स ए इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, एक्स ए इज इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ पर हम दो केस लेंगे, एक्स ए की वैल्यू हम 0 भी रखेंगे 1 भी रखेंगे। मान लो कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ तक है, एक्स ए इज इक्वल टू की वैल्यू यहाँ तक है। चलो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन में बात करूँ, आपको सिर्फ लिखना है कि ये इक्वेशन एक्स ए इज इक्वल टू इस इक्वेशन में पुट करो, एक्स ए की वैल्यू इतने इस इक्वेशन में पुट करो। चलो यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 0, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा 0, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू जब 0 ली तो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया। इसके बाद में एक्स ए इज इक्वल टू 1 लिखूं तो क्या होगा, देखो एक्स ए इज इक्वल टू 1 लिखने से क्या मिलेगा, पी ए इज इक्वल टू क्या मिला हमें, पी ए 0, क्या मिला बच्चों, पी ए 0। तो यहाँ पर ध्यान रखो सबसे पहले एक्स ए इज इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ पर है, देखो तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या मिला, पी ए 0। चलो पी ए 0 कहां पर आएगा हमारा, यहाँ पर ऊपर कोई भी ले लो आप, बट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको पी ए 0 यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यानी कि थोड़ा हम ऊपर ही लेंगे सबसे पहले। चलो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लो कि यहाँ पर कोई पी ए 0 है। देखो अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो ये हमारा हो गया पी ए 0 का, किसका हो गया, पी ए 0 का। समझ में आ रहा है इसको कि नहीं समझ में आ रहा है, देखो पी ए 0 का यहाँ हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट हो गया। अभी दूसरा हमें करना है, किसका दूसरा करना है हमें, पीबी 0 का, यानी कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं पीबी इज इक्वल टू पीबी 0 इंटू एक्स बी। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं ये ग्राफ को रटा लगाते हैं या फिर 3-4 बार ड्रॉ करके याद रख लेते हैं, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स बी, ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पर अभी एक्स बी इज इक्वल टू, मानो यहाँ पर मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट करूं, इस तरह से प्लॉट करूं तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, तो यहाँ पर मैं p लूंगा और यहाँ पर मैं x लूंगा, यहाँ पर ध्यान रखो। बट यही ग्राफ को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, देखो ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखो ये मेरा ग्राफ हो गया, देखो इस तरीके से, समझ में आ रहा है। ये एक्सिस है, वो कौन सी हमारे पास x है, मैं दूसरा अलग से ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, एक ग्राफ में दोनों ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो मेरा है y एक्सिस वो ये हो गई, x एक्सिस तो इस तरफ ले लिया मैंने, समझ में आया। तो यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू जो ओरिजिन होगा यहाँ पर देखो वो मैं 0 लूंगा तो ये वहां पर है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर 0 और एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा 1। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर फिर से एक बार बताता हूँ कि मैं दोनों ग्राफ आपको एनसीईआरटी बुक या फिर किसी भी बुक में दोनों ग्राफ डिफरेंट अलग अलग नहीं दिए गए, एक में ही दिए गए, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर ध्यान रखो, चलो एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रखे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू पीबी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर ही आएगा। और उसके बाद में लिखू एक्स बी इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, पीबी इज इक्वल टू पीबी 0, सेम है ना दोनों। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर मैं 1 लिया, एक्स पी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो पीबी की वैल्यू कितनी आएगी, पीबी 0, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा है देखो यहाँ पर पीबी 0 यहाँ पर आएगा कहीं पर, यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर कहीं आएगा।
बट हमें ध्यान रखना है कि इन केस में यहाँ हमारे पास PA0 सबसे ज्यादा है, यानी कि PB0 कैसा होगा, कम। तो यहाँ इससे थोड़ा कम लेना है, यानी कि मैं मान लो यहाँ पर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे 2 पॉइंट और दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिला दूं। चलो बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमें मिला वो PB क्या मिला, ये हमें मिला वो PA क्या मिला। चलो समझ में आ गया दोनों किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया गया है। और एक बात बता दूं, हमें टोटल सॉल्यूशन का करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों के जो मिले, ये PA0 का मिला और ये हमें PB0 का मिला और ये हमें किसका मिला, PA0। तो दोनों को हम ऐड कर दे देखो यहाँ पर, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, PA0 प्लस PB0। समझ में आ गया ये ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से ड्रॉ करो। और एक बात बता देता हूँ, जो दूसरा मैंने पॉसिबिलिटी है जिसमें PB0 ज्यादा है, तो आप अपने आप से एक इक्वेशन ये बना लो और फिर से एक बार कर लो। देखो यहाँ पर एक बार करने से, खुद से करने से क्या होगा, होमवर्क करने से, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब जब आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, आपको जब जब ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर वापस जाओ और फिर से ट्राई करो पढ़ने का, मगर उसके स्किप करके मत जाओ। समझ में आ रहा है? जब जब हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहीं पे खास ध्यान दो। चलो ये हो गया, देखो समझ में आ गया, क्लियर, डन। तो ये हमारा था राउल्ट लॉ का फर्स्ट केस, समझ में आ रहा है। और मैं उसके बाद में मैं आपको क्या समझाऊंगा, राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो राउल्ट लॉ में हेनरी लॉ दोनों यही बोलते हैं कि भाई प्रेशर प्रेशर। तो मैं बता देता हूं कि जो हेनरी लॉ है उसमें हमने क्या पढ़ा, सिर्फ सॉल्वेंट के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने की बात की। और राउल्ट लॉ क्या पढ़ाता है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट या वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के बारे में बात होती है, वेपर प्रेशर के बारे में, तब हम राउल्ट लॉ की बात करेंगे। दोनों चीजें सेम ही है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बराबर, XA मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी जब हमारा XA इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। वहां पर भी हम समझ रहे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां पर भी हम पढ़े थे कि P इज इक्वल टू KH इंटू X। तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होगा, यहीं पर भी वेपर प्रेशर यही समझ रहे हैं। बट वहां पर गैसेस मॉलिक्यूल के लिए था और यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर के लिए था। तो बच्चों ये था हमारा राउल्ट लॉ का फर्स्ट केस, और उसका ग्राफ आप अच्छे से ड्रॉ करना, अच्छे से होमवर्क करना और ये खत्म कर देना। उसके बाद में हम देखेंगे राउल्ट लॉ का सेकंड पॉइंट। चलो।